निर्मला अपने मोहल्ले में सब्जी वाले से सब्जियां ले रही थी। तभी वो मूली अपने हाथ में उठाती है। यह मूली कैसे भाव दी? 30 रुपए किलो है माता जी, बताइए कितनी तोलूं? कितनी तोलूं तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुफ्त में देगा मुझे सब्जी। अरे थोड़ा ठीक दाम लगा, 2 किलो ले लूंगी। 2 किलो मूली? अरे निर्मला, इतनी मूली का अचार डालेगी क्या? अचार डालने में तो बड़ी मेहनत है विमला। मैं तो इन मूली के पराठे बनवाऊंगी बहू से। क्या मूली के पराठे बनाती है मेरी बहू! वाह, सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता है। कभी आना, खिलाऊंगी तुझे भी मूली के पराठे। हाँ, आ तो जाऊंगी, पर तू अपना देख, मूली के पराठे बनवा कर खाएगी, फिर उन्हीं स्वादिष्ट मूली के पराठे खाकर बदबूदार गोले भी निकलते हैं। अरे गैस बनती है मूली से। हाँ, ये तो सही कहा आपने। अरे तू चुप कर, सब्जियां नहीं बेचनी क्या? चल तोल दे 2 किलो मूली और भाव सही से लगाना। हाँ हाँ, अभी तोलता हूँ माता जी। निर्मला सब्जियां लेकर घर जाती है और जाते ही अपनी बहू काव्या को आवाज लगाती है। बहू, अरे काव्या बहू कहाँ है? जल्दी आ। जी सासू माँ, कहिए। बहू मूली ले आई हूँ, जरा इसे घिसकर पराठे तो बना दे। सासू माँ, पर अभी तो आपने खाना खाया था, फिर ये मूली के पराठे कौन से पेट में खाओगी? अरे 2 घंटे हो गए खाना खाए मुझे। तू मूली के पराठे बना देना, मेरा बड़ा मन कर रहा है। ठीक है सासू माँ, आप कहती हैं तो बना देती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। अरे तो बना तो सही, और हाँ, अजवाइन डालकर बनाना, साथ में पुदीने की चटनी भी। काव्या रसोई में मेहनत करके सास के लिए मूली के पराठे तैयार कर देती है और कुछ ही देर में उसे खाने को देती है। तभी उसके ससुर मनोहर जी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या बात है, इस समय कौन से पराठे खाए जा रहे हैं? आपको भी ना मेरे खाने के समय ही टपकना होता है। अब आ गए हैं तो मेरे खाने पर आंख मत लगाइएगा। हाँ, ला बहू पराठे ला। फिर मूली के पराठे? बहू तुझे पता है ना, तेरी सास को मूली के पराठे हजम नहीं होते। मैं क्या करूँ पापा जी, सासू माँ 2 किलो मूली उठाकर ले आई हैं और मुझे पराठे बनाने का फरमान सुना दिया। अब इनकी ना सुनो तो दिक्कत और सुनो तो दिक्कत। अच्छा आप शांत हो जाइए ना, मेरा हाजमा बिल्कुल ठीक है, और बहू से पराठे में अजवाइन डलवाया है मैंने, इसलिए चुप करके मुझे खाने दीजिए। निर्मला दोनों को चुप कराकर मूली के पराठे खाने लगती है और कुछ ही देर में 5 पराठे खाकर एक डकार लेती है। ओह, वाह जी वाह, आज तो मज़ा आ गया। मूली के पराठे की बात ही अलग है जी। काव्या की सास को मूली के पराठे बड़े पसंद थे। वो हर कुछ दिनों पर बाजार से मूली ले आती और बहू को पराठे बनाने का फरमान सुना दिया करती। एक सुबह नाश्ते में मूली के पराठे देखकर पवन कहता है, आज फिर से मूली के पराठे? काव्या, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने मूली के पराठे क्यों बना रही हो? अरे मैंने कहा है इसलिए, वो आज कुछ सब्जी नहीं थी ना घर में, तो मैंने ही बहू को पराठे बनाने को कहा। हाँ, ताकि हमारे बहाने आप ये मूली के पराठे खा सके। माँ, ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। अरे बेटा, तुम मैं कौन सा भर भर के खा रही हूँ, 5 से 6 ही तो खाती हूँ। 5 से 6 क्या कम होता है भाग्यवान? अरे खुद तो खा रही हो, साथ में हमें भी खिला रही हो, चाहती क्या हो? ओहो, अब बन गया है तो खा लो ना, खाने के समय कितनी बातें करते हो सब। सभी को वो मूली के पराठे खाने पड़ते हैं। कुछ ही देर में मूली के पराठे अपना कमाल दिखाते हैं और निर्मला के पेट में गैस बनने लगती है। मेरा पेट, लगता है फिर से हाजमे की दिक्कत हो रही है। बड़ा पेट दर्द कर रहा है मेरा। एक काम करती हूँ, चूरण खा लेती हूँ। कहाँ रखा है चूरण? अब निर्मला पेट पकड़े चूरण लेने के लिए कमरे की तरफ जा रही थी। तभी वो एक बदबूदार पात छोड़ देती है, जिसकी बदबू से वहां से गुजर रही उसकी बहू काव्या नाक बंद कर लेती है। हाय हाय, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? अब हाँ बहू, बहुत गंदी बदबू आ रही है। लगता है घर में कोई चूहा मर गया है। चूहा? पर अपने घर में तो चूहा है ही नहीं सासू माँ। अरे कैसी बात कर रही है बहू, कल ही ना मैंने एक मोटा चूहा देखा था। उसी समय निर्मला 2-3 बार पाद मार देती है, जिसके बाद तो जैसे उसकी बोलती ही बंद हो जाती है।
वाह सासू माँ, अपने बम के गोलों की बदबू को चूहे मारने की बदबू बता रही है। कहा था ना मत खाइए मूली के पराठे, अब देखा कितनी गैस बन रही है। अरे बहू, पराठे खा लिए हैं तो वो वापस तो नहीं आ सकते ना। तू मुझे गैस वाला चूरन ला कर दे दे, फिलहाल आया मेरा पेट। हाँ अभी लाती हूँ, रुकी सासू माँ, अभी लाती हूँ। काव्या अपनी नाक बंद करके अपनी सास को गैस का चूरन लाकर देती है, जिसे खाने के कुछ देर बाद निर्मला को थोड़ा आराम महसूस होता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और लाख मना करने के बाद भी निर्मला फिर से मूली के पराठे खाती है, जिसके कारण शाम के समय उसके पेट में फिर से गैस बनती है और उसे बहुत दर्द होता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। देखिए निर्मला जी, बार बार गैस बनने के कारण आपके पेट में तेज दर्द हो रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप तला भुना और मसालेदार खाना ना खाएं, परहेज करें। डॉक्टर साहब, मैं तो कितना समझाता हूँ, पर यह है कि इतनी चटोरी के बिना मूली के पराठे खाए मानती नहीं। देखिए, अगर नहीं मानेगी तो उनकी सेहत के लिए बुरा होगा, इसलिए खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दें। महीने 2 महीने में एक बार ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अब डॉक्टर के समझाने के बाद निर्मला कुछ दिन तक तो परहेज करती है, लेकिन भला कब तक उसकी चटोरी जुबान रुकती। एक रोज़ निर्मला किसी को पता ना चले इसलिए अपनी पड़ोसन के घर जाकर मूली के पराठे खाती है, लेकिन उसकी बहू भी कुछ कम नहीं। वो खिड़की से सब देख लेती है और जाकर अपने ससुर को बता देती है। बहू, तेरी सास ऐसे नहीं सुधरने वाली, इसका इलाज तो अब मुझे ही करना होगा। पर वो कैसे पापा जी? अब क्या है, अगली सुबह मनोहर के कहने पर काव्या नाश्ते में सभी के लिए अलग खाना बनाती है और मनोहर के लिए वो मूली के परोठे परोसती है। मूली के पराठे? अरे बहू, तू इन्हें क्यों परोस रही है? क्यों, सिर्फ तुम ही मूली के पराठे खा सकती हो, मैं नहीं? अब से मैं रोज़ मूली के पराठे ही खाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रही हो। लेकिन पापा, ये आपके लिए नुकसानदायक है, वैसे भी आपकी हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं। अरे तो क्या हुआ, दवाइयाँ तो चलती रहती है, अब खाना थोड़ी ना छोड़ दूंगा। मनोहर की बात सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। अब मनोहर रोज नाश्ते में मूली के पराठे खाता, जिससे उसे भी गैस की समस्या हो जाती है और दिन भर घर में गैस के गोलों का विस्फोट होता रहता है और अक्सर उसके पेट में दर्द रहता है। अपने पति की यह हालत निर्मला से देखी नहीं जाती। बस कीजिए जी, मेरे चक्कर में आप क्यों अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं वादा करती हूँ, नहीं खाऊंगी मूली के पराठे, छोड़ दूंगी बस। देख लीजिए मम्मी जी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हाँ मम्मी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे क्या तो रही हूँ, छोड़ दूंगी मूली के पराठे खाना और अपनी सेहत पर ध्यान दूंगी बस। उसकी ये बात सुनकर मनोहर को चैन आता है और इसके बाद से निर्मला अपना वादा निभाते हुए सच में मूली के पराठे खाना छोड़। एक गांव में धनिया नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी। धनिया खेतों में काम करके किसी तरह अपना जीवन यापन करती थी। खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करना ही धनिया का काम था। एक दिन जब धनिया खेत में खुदाई कर रही थी तो उसकी कुदाली से कुछ टकरा गया। हाय राम, ये क्या चीज है? लगता है कोई बड़ा पत्थर है। धनिया ने ध्यान से देखा। अरे यह तो कोई घड़ा लागत है और इसके अंदर, अरे इसके अंदर ये पौधा कैसा है? इसे मैं अपने घर लेकर जाती हूँ। घर जाने के बाद, अरे धनिया, ये क्या पुराना घड़ा उठा कर ले आई हो? किसका है ये? अरे आज ना जब हम जमींदार के खेत में खुदाई का काम कर रहे थे तो अचानक कुदाली से टकरा गया। इसके अंदर ना एक नन्हा सा पौधा नजर आया तो हम सोचे कि इसे घर ही ले आते हैं। अरे पगली, ये तो कोई जंगली पौधा है, हमारे किस काम का? अरे जंगली पौधा है तो फिर किसी ने घड़े के अंदर लगाकर जमीन में गाड़ क्यों दिया? अरे होगा किसी शरारती बच्चे का काम। अरे तुम तो जानत हो ना गांव के बच्चे कितने बदमाश है। अरे मैं बिना पगलाई गई हूँ। अरे मुझे लगा ये पौधा कोई काम का पौधा होगा, इसलिए घर उठा कर ले आई। अब क्या करें? करना क्या है, झोपड़ी के पीछे जो कच्ची जमीन है वहां पर रखाओ। अब जब ले ही आई हो तो इधर उधर फेंकने से क्या फायदा, अपने आप सूख जाएगा। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं, अभी झोपड़ी के पीछे रखाती हूँ। धनिया जाकर उस पौधे को झोपड़ी के पीछे कच्ची जमीन में रख कर आ गई। अगली सुबह जब धनिया सोकर उठी,
अरे कितनी देर हो गई धनिया, आज काम पर नहीं जाना क्या? अरे बहुत गहरी नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा, कोनो बात नहीं, जरा एक काम कर दो, मेरा फावड़ा झोपड़ी के पीछे रखा हुआ है, उसे लेकर तो आओ। हाँ जी, अभी लेकर आती हूँ। धनिया अपने पति का फावड़ा लेने के लिए जैसे ही झोपड़ी के पीछे गई, उसने देखा कि वो जंगली पौधा जो धनिया खेत से लेकर आई थी काफी बड़ा हो चुका है और उसमें सुनहरे रंग के फल भी लगे हुए थे। ये देखकर धनिया की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वो दौड़ती वापस आई। अरे गजब हो गया जी, गजब हो गया, ऐसा तो हम कभी सपने में भी नहीं देखे। अरे ऐसा क्या हो गया, कोई भूत देख लिया है क्या? भूत नहीं, वो जो पौधा नहीं था जो कल लेकर आई थी। ओहो धनिया, फिर वही बात, क्या हुआ तुम्हारे पौधे को? कल तो तुम उसे झोपड़ी के पीछे डाल आई थी ना। अरे वही तो, मेरी बात तो सुनो। वो पौधा रात में काफी बड़ा हो चुका है और उस पर सुनहरे फल भी लगे हैं। लगता है इतना सोने के बाद भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। अरे कोई पौधा रात रात में बड़ा कैसे हो सकता है? देखिए जी, अगर ना आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलो झोपड़ी के पीछे चलकर खुद देख लो। पौधा देखने के बाद, अरे बाप रे बाप, कल तक तो ये पौधा एकदम नन्हा था और आज इसमें फल भी लग गए। और मुझे तो ये कोई काला जादू लगता है। अरे आप तो बेकार में ही डर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना कि ये कोई जादुई पौधा हो। अरे पर इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? और इसमें लगने वाले फल कहीं जहरीले हुए तो? अरे तो एक फल तोड़कर देख लेते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो लगता है कि इस पौधे के बारे में तुम्हें जमींदार को बता देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसे बाद में पता चले और हमें गांव से बाहर निकाल दे, या फिर इस पौधे पर अपना हक जताने के लिए यहाँ आ जाए। आप तो बेवजह इतना डरते हैं। मैं अभी इसका एक फल तोड़कर लाती हूँ और तोड़कर देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। धनिया जल्दी से जाकर उस पेड़ से एक फल तोड़ लेती है। जैसे ही फल तोड़ा तो उसमें से एक चांदी का सिक्का निकलकर बाहर गिरा। हाँ धनिया, ये तो गजब हो गया, इस पेड़ के फल के अंदर तो चांदी के सिक्के छुपे हुए हैं। अब देखना हमारी गरीबी के दिन कैसे दूर हो जाएंगे। और अब मुझे तो बहुत डर लागता है धनिया, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से कुछ गलत हो जाए। अरे हम गरीब ही ठीक है। अरे फिर वही बात, हमने कभी किसी का बुरा किया है क्या? और रही बात जमींदार को बताने की, तो ठीक है ना, मैं आज ही जाकर उन्हें इस पौधे के बारे में बता देती हूँ ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। ये कहकर धनिया उस पौधे का एक फल लेकर जमींदार के पास पहुँचती है और उसे सारी बात बता देती है। इसका मतलब तो यह पौधा मेरा हुआ। क्यों धनिया, सही कहा ना मैंने? लेकिन मालिक, ये पौधा खुदाई करते वक्त मुझे मिला था। क्या कहा तुमने? मुझसे जुबान लड़ाती हो? चुपचाप उस पौधे को लेकर मेरी हवेली पर आ जाना। मैं उस पौधे को मेरी हवेली के बगीचे में लगाऊंगा। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। हम गरीब लोग हैं, आपकी बात तो माननी ही होगी। अभी के अभी जाओ और मेरा पौधा लाकर मुझे दे दो। वो तुम्हें मेरे खेत से मिला है तो इस पर मेरा ही तो अधिकार बनता है। और याद रहे, उसमें से निकला हुआ एक भी चांदी का सिक्का अगर तुमने रखा तो तुम्हारी 1 महीने की पगार काट लूंगा। धनिया अपने घर जाती है और उस पौधे को वहां से उखाड़कर जमींदार के पास ले आती है। अब आएगा मजा। इस पौधे को मैं खूब बड़ा करूंगा, इसमें ढेर सारे फल आएंगे और मैं बड़ा और अमीर आदमी बन जाऊंगा। ठीक है मालिक, चलती हूँ मैं। सुना धनिया, खबरदार जो इस पौधे के बारे में किसी से भी जिक्र किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जमींदार ने पौधा धनिया से लेकर अपने बगीचे में लगा लिया। लेकिन अगली सुबह जैसे ही जमींदार अपने बगीचे में गया तो उसने देखा कि वो पौधा काला पड़ गया था। उसने धनिया को बुलाया। मुझे बेवकूफ समझती हो? तुमने मुझे गलत पौधा ला कर दिया है। ये देखो, ये पौधा तो रात रात में काला पड़ गया। नहीं नहीं मालिक, मैंने आपके साथ कोई बेईमानी नहीं की। आपके डर की वजह से मैं आपके साथ बेईमानी कर भी नहीं सकती। ये वही पौधा है जो मुझे आपके खेत से मिला था। तो फिर रात में काला क्यों पड़ गया?
इसके बारे में कुछ नहीं जानत मालिक। जब मैंने इसे अपनी झोपड़ी के पीछे लगाया था तो एक ही रात में इसमें खूब सारे फल आ गए थे। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, यह पौधा ले जाकर तुम्हारे घर के पीछे लगा देते हैं। मेरे आदमी दिन रात उसकी रखवाली करेंगे और इसमें लगने वाले सारे फल तोड़कर मुझे दे देंगे। एक बार फिर से वो जादुई पौधा धनिया के पास पहुंच गया। धनिया ने फिर से उसे अपनी झोपड़ी के पीछे लगा दिया। अगली सुबह जब सब लोग सोकर उठे तो वो पौधा फिर से सुनहरे फलों से भर गया था। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारे फल लगे हैं, अब ये सारे फल मेरे। जैसे ही जमींदार के आदमी उन फलों को तोड़ने लगे, उन फलों के अंदर से कोयले निकले। अरे ये क्या, इसके अंदर से तो कोयले निकल रहे हैं। देखिए मालिक, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब ये पौधा अपना जादू नहीं दिखा रहा तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं ना। ठीक है धनिया, मैं हार मान चुका हूँ। मुझे लगता है ये पौधा अपना जादू सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही दिखाता है। एक काम करो, यह पौधा तुम ही रख लो। आखिर जमींदार उस पौधे को छोड़कर वापस चला गया। धनिया ने भी उस पौधे से कोई फल नहीं तोड़ा। अभी 2 दिन के बाद जब धनिया और उसका पति झोपड़ी के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि वैसे ही पौधों से भरा हुआ पूरा का पूरा बगीचा वहां पर तैयार था। अरे धनिया, पहले तो सिर्फ एक पौधा था, लेकिन अब तो यह पूरा का पूरा बगीचा बन गया है। लेकिन हम इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? हमें तो इतने सारे पैसों की जरूरत भी नहीं है। धनिया, मुझे लगता है कि भगवान का इशारा है। वो चाहते हैं कि हम इन पैसों का उपयोग गरीब और भूखे लोगों की मदद करने में करें। हाँ जी, शायद आप ठीक ही कहते हैं। हम सिर्फ अपनी ज़रूरत के ही सिक्के अपने पास रखेंगे, जिनमें से हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। बाकी के सारे पैसे हम गरीबों को दान कर देंगे। बिल्कुल ठीक कहती हो तुम। यह पौधा जमींदार के यहाँ पर इसीलिए काला पड़ गया क्योंकि जमींदार इन पैसों का उपयोग सिर्फ खुद के लिए करना चाहता था। कविता अपने दादा दादी के साथ गांव में रहा करती थी। कविता के मम्मी पापा बचपन में ही एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। कविता अक्सर अपने मम्मी पापा को याद करके रोती रहती थी। दादाजी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। मुझे माँ के पास जाना है। अरे बेटा, तुम्हारी दादी और मैं भी तो हूँ ना, हम कितना प्यार करते हैं तुम्हें। नहीं, मुझे माँ चाहिए दादाजी। बेटा, तुम्हारे माँ और पापा तुमसे कहीं दूर नहीं गए। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो आसमान में सितारा बनकर रोज रात को तुम्हें देखने के लिए आते हैं। लेकिन वो तो मुझसे बहुत दूर है। मुझे उनके साथ रहना है, जैसे मैं आप दोनों के साथ रहती हूँ। ठीक है बेटा, रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ। मैं तुम्हें अच्छी सी लोरी गाकर सुनाऊंगा, ठीक है? कविता सो जाती है। इसके बाद हमारी पोती अपने माँ बाप को बहुत याद करती है। कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या करें? कल मैं अपनी पोते को सेब के बगीचे दिखाने ले जाऊंगा। हमारे गांव से बाहर सेब के बहुत खूबसूरत बगीचे हैं। शायद उसका मन थोड़ा सा अच्छा हो जाए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। कल आप उसे घुमाने ले जाना। बच्ची है, मन जल्दी ही बदल जाता है बच्चों का। अगले दिन कविता के दादाजी कविता को लेकर गांव के कच्चे रास्ते से सेब के बगीचे की तरफ चल दिए। अब वो कुछ ही दूर पहुंचे कि रास्ते में एक बगीचा आया। दादाजी देखो, कितना सुंदर बगीचा है। हाँ बेटा, ये पूरा बगीचा तो सेब के फलों से भरा पड़ा है। दादाजी, मुझे भी सेब खाना है। अरे बेटा, इस तरह माली की इजाजत के बिना हम यहाँ से सेब नहीं ले सकते। और वैसे भी इस तरह बगीचे से चुपचाप फल उठाना तो गलत बात होती है ना। दादाजी, वो देखिए, एक सेब वहाँ पर पड़ा हुआ है। लगता है बगीचे के पेड़ से टूटकर यहाँ गिर गया है। क्या मैं उसे उठाकर खा सकती हूँ? हाँ बेटिया, कोई बात नहीं, उठा लो उसे। लेकिन मैं एक काम करती हूँ, अभी यहाँ नहीं खाऊंगी, घर ले जाकर खाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी।
कविता अपने दादाजी के साथ वापस घर आ गई। घूमकर आने के बाद कविता बहुत खुश नजर आ रही थी। आपने सही कहा था, लगता है इसका मन बहल गया। आपके साथ घूमकर आ गई तो कितनी खुश लग रही है। कविता ने वो सेब अपनी दादी को देते हुए कहा, दादी, ये मुझे रास्ते में बगीचे से मिला था, आप इसे संभाल कर रख दो। अरे बेटा, ये तो बहुत सुंदर सेब है, तुम इसे खा क्यों नहीं लेती? नहीं, आज मेरा मन नहीं है, ये मैं कल खाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा। दादी ने वो सेब उठाकर टोकरी में रख दिया। कविता रात को अपनी गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी उसने एक सपना देखा। सपने में कविता ने अपनी माँ को देखा। कविता बेटा, कैसी हो? तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? देखो मुझे सब पता है, लेकिन तुम मुझे इतना याद मत किया करो। अपनी दादी के साथ खुश होकर रहा करो। लेकिन माँ, आप मुझसे दूर क्यों चली गई? और पापा कहाँ है? मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। कोई बात नहीं बेटा, मैं एक परी को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। वो तुम्हें बहुत प्यार करेगी और फिर तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आएगी। सच माँ? लेकिन वो परी मुझे कहाँ मिलेगी? जो सेब कल तुम बगीचे से लेकर आई हो ना, उसे तुम दादी के घर के पीछे वाले नीम के पेड़ के पास ले जाकर रख देना और फिर उससे कहना, प्यारी प्यारी परी, जल्दी मेरे पास आओ। ऐसा कहने से सच में परी आ जाएगी? हाँ बेटा, और वो परी तुम्हें बहुत प्यार करेगी। अगली सुबह जैसे ही कविता की नींद खुली, उसे रात का सपना याद आया और वो जल्दी से दौड़कर उस सेब को लेकर घर के पीछे गई। प्यारी प्यारी परी, जल्दी मेरे पास आओ। सेब के अंदर से एक सुंदर सी परी निकलकर बाहर आ गई। तुमने मुझे बुलाया कविता? हाँ, मेरी माँ ने मुझे सपने में कहा था कि आप मुझे बहुत सारा प्यार करेंगे। हाँ, आज से मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी और तुम्हें खूब सारा प्यार भी करूंगी। उस दिन के बाद से कविता का जब भी मन करता, उस सेब के फल से परी को बाहर बुला लेती और उससे बातें करती। कविता उस फल को हमेशा संभाल कर अपने पास रखने लगी, लेकिन एक दिन अचानक वो फल कविता के बैग से गायब हो गया। दादी, आपने मेरा सेब देखा क्या? तुम किस सेब की बात कर रही हो बिटिया? तुम्हें तो यहाँ आए पूरे 10 दिन हो चुके हैं। इतने दिनों तक कोई फल अच्छा नहीं रहता, वो तो खराब भी हो गया होगा। नहीं, वो बहुत खास था, वो खराब नहीं हो सकता। बताओ ना, क्या आपने मेरा फल देखा? नहीं बेटा, तुम हमेशा अपने सेब को सबसे छुपा कर अपने बैग में रखती हो, भला मैं उसे कैसे देखूंगी? कविता बहुत परेशान हो गई। उसने चारों तरफ अपने सेब को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कविता उदास होकर नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। तभी उसने किसी की आवाज सुनी। सुनो, तुम मुझे ढूंढ रही हो ना? मैं यहाँ हूँ। कविता ने चारों तरफ देखा। नीम के पेड़ के तने के पास सेब का बीज पड़ा हुआ था और आवाज वहीं से आ रही थी। कौन हो तुम और ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो आवाज फिर से आई। यहाँ हूँ मैं, तुम्हारी परी हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कविता ने आगे बढ़कर उस नन्हे से बीज को उठा लिया और पूछा, क्या तुम बीज के अंदर हो? हाँ, मैं यही हूँ, ठीक पहचाना। लेकिन मेरा सेब कहाँ गायब हो गया और तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारे घर के पड़ोस में जो राजू नाम का लड़का है, उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था और उसे पता चल गया था कि मैं इस सेब के फल के अंदर रहती हूँ। उसने उसे चुरा लिया। कल रात को ही उसने उस सेब को काट कर यहाँ फेंक दिया था, लेकिन मैं बीज के अंदर थी और इसलिए बच गई। लेकिन परी, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? मुझे माफ करना कविता, अब मैं बाहर नहीं आ सकती। हाँ, तो फिर मेरे साथ कौन खेलेगा? कौन मुझे प्यार करेगा?
कोई तो तरीका होगा तुम्हें बाहर लाने का। तुम एक काम करो, यहाँ नीम के पेड़ से कुछ दूरी पर इस बीज को जमीन में गाड़ दो। कुछ ही दिनों में एक पौधा निकल आएगा। तुम्हें उसकी बहुत देखभाल करनी होगी। ठीक है, मैं दिन रात मेहनत करके उस पेड़ की देखभाल करूंगी। ठीक है, और कुछ सालों के बाद जब उस पेड़ में फल आने लगेंगे तो तुम गरीब छोटे बच्चों को वो सारे फल बांट देना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। कविता ने उस नन्हे से बीज को जमीन में गाड़ दिया और उसकी मेहनत के बदले कुछ ही दिनों बाद वहां पर एक नन्हा सा पौधा उगाया। अब कविता का ज्यादातर वक्त उस पौधे की देखभाल करने में बीतने लगा। धीरे धीरे वो सारी बातों को भूलकर उस पेड़ की देखभाल में व्यस्त रहने लगी। कविता के दादाजी और दादी जी भी उसे इस तरह खुश देखकर बहुत खुश रहते थे। उस पेड़ में जब भी कोई फल लगता, कविता वो फल गरीब बच्चे को दे देती थी और इस तरह से कविता ने गरीब भूखे बच्चों की मदद करना सीख लिया। यही उस जादुई परी का असली रहस्य था।